हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ कक्षा 11 के भौतिकी के रूप में शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो भौतिक जगत में सबसे पहले जो टॉपिक बनेगा वो है विज्ञान, साइंस। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो कहती है कि किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित व तार्किक ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की पद्धति यानी मेथडोलॉजी ऑफ साइंस, पद्धति के या मॉडल्स, कैसे इसमें कोई नियम स्थापित होता है, क्या क्या इसके चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई समस्या आती है, समस्याओं पे हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं आती हैं। परिकल्पनाओं पर क्या होती है, उनका प्रयोग किया जाता है। परिकल्पनाओं पर प्रायोगिक अवस्था आती है। फिर संभावित सही परिकल्पना, बहुत सारी परिकल्पनाओं में से कोई जो सही परिकल्पना लग रही है उसको लेते हैं और उसके आधार पर आ जाता है संभावित परिणाम। संभावित परिणाम से आ जाता है श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों द्वारा सत्यापन। अब जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों का क्या करेंगे, एक श्रृंखलाबद्ध उसका क्या करेंगे, सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। और इस वेरिफिकेशन के बाद बन जाता है प्रिंसिपल या सिद्धांत, और सिद्धांत से के लास्ट में फाइनली बन जाता है नियम, रूल। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये क्या है, विज्ञान की पद्धतियों का एक क्रम है। उसके बाद आता है कि विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांचेज ऑफ साइंस। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, गणित है। ये सारी क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का। तो फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों व प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा, किसके अंतर्गत? हम फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिकी के अंतर्गत। एक तो पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो फिजिक्स है, फिजिक्स भी कई ब्रांच में अलग अलग बट जाती है। अब देखना कि इसका विकास क्रम क्या है। तो मोटा मोटा अगर देखेंगे तो सन 1900 तक जो एक नॉलेज थी या ज्ञान विकसित हुआ था या नॉलेज डेवलपमेंट हुई थी, उसके आधार पर क्या है, फिजिक्स के 3 हम भाग देखते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व। इसको हम मैक्रो फिजिक्स भी कह सकते हैं, मैक्रो फिजिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। मैकेनिक्स में हम सभी प्रकार की गतियों का, ऊर्जाओं का, न्यूटन के गति के नियम, गति के समीकरण, द्रवों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, यांत्रिकी में। थर्मोडायनेमिक्स में ताप के साथ, आयतन के साथ, दाब के साथ किसी गैस की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है या कैसे जो ऊष्मा है वो प्रवाहित होती है, संचरित होती है, ये सारी स्टडी करते हैं। इसी तरह से जो मैग्नेटिज्म है, इसमें विद्युत का या इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव है विद्युत के रूप में और चुंबक के रूप में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम स्टडी करते हैं। 1900 के बाद अब जो रिसेंट तक जो फिजिक्स हम ने समझी है या फिजिक्स का जिसका विकास हुआ है, उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉडर्न फिजिक्स, या इसको हम माइक्रो फिजिक्स भी कह सकते हैं, माइक्रो फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स में एक तो पढ़ते हैं रिलेटिविटी और दूसरा पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, यानी सापेक्षता और क्वांटम
भौतिकी। क्वांटम भौतिकी में जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन सभी की नेचर, उनकी प्रकृति के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, क्या भौतिक विज्ञान अन्य विज्ञानों से भी कोई संबंध रखता है या अन्य विज्ञानों से कैसे ये कोरिलेट करता है, यानी अन्य विज्ञानों से भौतिकी का संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। पहला देख रहे हैं रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान से संबंध रखता है नहीं रखता, देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या हुआ, एक्स किरणों की खोज हुई, रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई और उसके आधार पर परमाणु की संरचना के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हुआ, फिजिक्स का यूज किस सब में हुआ, सीधे सीधे केमिस्ट्री में हुआ। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, उसकी डेंसिटी, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें किसके आधार पे की, फिजिक्स के आधार पे। दूसरा है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी को जो देन है, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसने दिया था, कहाँ बना, फिजिक्स में। यूज कहाँ हो रहा है, बायोलॉजी में। इसी तरह से जो रेडियो समस्थानिक हैं, रेडियो आइसोटॉप्स हैं, वो कैंसर के उपचार में यूज होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फिजिक्स के सिद्धांतों पर, नियमों पर बने हैं और यूज कहाँ होते हैं, जीव विज्ञान में। गणित के क्षेत्र में गणितीय जो कैलकुलेशंस होती हैं ये बहुत हद हेल्प करती हैं किसको, गणित, फिजिक्स की जो सिद्धांत बनते हैं, नियम बनते हैं, उनको इस्टेब्लिश करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, गणित के नियम या गणित की कैलकुलेशन। खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी में जो खगोलीय दूरदर्शी का जब विकास हुआ, खगोलीय दूरदर्शी बनी, उसके बाद एक रिवोल्यूशनरी चेंज आए, बहुत जानकारियाँ प्राप्त हुई और ये किसने दिया था, फिजिक्स ने। इसी तरह से अन्य विषय हैं, अन्य विषयों में जैसे बायो फिजिक्स हो गई है, जियोलॉजी हो गई, मेटेरियोलॉजी हो गई, ओशियनोलॉजी हो गई, एग्रीकल्चर। तो ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्र में क्या है, फिजिक्स का सीधा सीधा संबंध है। एग्रीकल्चर ही अगर एग्जांपल ले लें तो एग्रीकल्चर में क्या है, बहुत सारी मशीन, जो मशीनीकरण हुआ है एग्रीकल्चर में, वो किसकी देन है, कहीं ना कहीं भौतिकी की देन है। और नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है कि भौतिक विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का मशीनीकरण कर सीधे हमारे हाथ या समाज के उपयोग में लाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रौद्योगिकी, वो कहलाती है प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रिंसिपल, सिद्धांत हैं, उन सबको क्या करते हैं, उनका मशीनीकरण करते हैं और सीधे सीधे वो क्या हो जाता है, समाज के उपयोग में काम आती हैं। इसके बाद है कि इसके उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, कहाँ कहाँ इस जैसे नियम बदले हैं। जैसे है कि विद्युत का उत्पन्न होना किसके सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। परिवहन का विकसित होना, जब भाप के इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, ये सारे विकसित हुए और इनको विकसित करने के बाद इनको जब बना लिया गया, यूज करने लगे, तो क्या हुआ, परिवहन में आसानी हो गई। संचार व्यवस्था में विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर आधारित या इनके प्रोपेगेशन के आधार पर। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में क्या किया था, जो चेन रिएक्शन थी उसको नियंत्रित किया गया था, जो श्रृंखला अभिक्रिया थी उसको नियंत्रित करके नाभिकीय ऊर्जा क्या करी थी, उत्पन्न की गई थी। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के
तीसरे नियम, गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर हम उसको व्याख्या कर सकते हैं। हवाई जहाज़ का उड़ना, हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो किसके सिद्धांत को फॉलो करता है? बर्नौली की प्रमेय के। एक्स किरणों की खोज हुई और ये जो हैं, जो हमारे शरीर की जांच के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर कैलकुलेटर, ये सुपर कंडक्टिविटी और डिजिटल फिजिक्स का यूज हुआ है इसमें, सीधे सीधे इसको बनाने में। लेज़र क्या होता है? लेज़र बीम होता है, रेज होती हैं, और ये क्या, इनके द्वारा क्या होता है, ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन के आधार पर। तो इस तरह से हम जितना भी, मान लिया पंखा है, पंखा क्या किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो वो सिद्धांतिक है। लेकिन जब हम इसका यूज सीधे सीधे अपने जीवन में ले रहे हैं, अपनी लाइफ में ले रहे हैं, इसी तो वो क्या है, वहाँ टेक्नोलॉजी से उसको नियम को एक मशीनीकरण का रूप दिया जा रहा है। विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये तो हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, उसको सैद्धांतिक रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम इसको क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के आधार पर यूज कर रहे हैं। फिर आता है कि क्या जो प्रौद्योगिकी है या विज्ञान है वो समाज को अफेक्ट करता है या नहीं करता, समाज को प्रभावित करता है या नहीं करता। इसका बन जाएगा प्रौद्योगिकी ओब्लिग विज्ञान का समाज पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस ऑन सोसाइटी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो साइंस है या प्रौद्योगिकी है वो सीधे सीधे समाज को प्रभावित करती है, समाज को लाभान्वित करती है। और ये जो लाभान्वित तब करेगी जब हम इस प्रौद्योगिकी का या इस विज्ञान की जानकारी का यूज सकारात्मक रूप से करेंगे, सकारात्मक करेंगे। प्रौद्योगिकी का रूप जो यूज है वो नकारात्मक रूप से भी हो रहा है, नकारात्मक रूप से भी होता है। तो सकारात्मक रूप से हमें लाभ होता है और यहाँ होता है हानि, समाज को हानि होती है। जैसे कि परिवहन के क्षेत्र में जैसे इंजन बना, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, तो क्या हो गया कि दो जगहों के बीच की दूरी क्या हो गई? घट गई, यानी समय कम लगने लगा। ये तो हुआ लाभ, हम कम समय में ज़्यादा लोगों से या ज़्यादा दूरियों को तय कर सकते हैं। हानि क्या हो सकती है? भाई चला दी स्पीड खूब तेज़, नहीं देखा कुछ भी, और क्या हो गया? एक्सीडेंट। ये इसका नुकसान है। कम्युनिकेशन सिस्टम है, कहीं भी है कोई हमारा रिलेटिव, विदेश में है, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे हम वॉइस कॉल हो, उस तरह से हम उससे बात कर सकते हैं। उससे ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल, हमारे बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये तो हो गया इसका लाभ। हानि क्या हो गई? समाज इससे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। कैसे? मान लिया कि चार लोग आए किसी के घर में, चारों के पास फ़ोन है, 4 लोग यहाँ हैं, इनके पास भी फ़ोन है, चारों जबकि मात्र 2 घंटे के लिए एक दूसरे से मिलने आए थे। लेकिन क्या हुआ कि अपने अपने फ़ोन लेकर के बैठ गए, जबकि इनको पता था कि हमें 2 घंटे में जाना है। एक उस कोने में बैठ गया करके, एक उस कोने में बैठ गया, एक उस कोने में बैठ गया। तो इस तरह से जो आपसी तो ताना बाना था समाज का, सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। ये इसका हानि है। इसी तरह से मान लिया एग्रीकल्चर का क्षेत्र है। एग्रीकल्चर क्या होता था? पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी कम थी या साइंस का यूज कम हो रहा था, तो इतनी पैदावार होती थी कि उसको हम एक्सेस में नहीं रख सकते थे, यानी उससे लाभ नहीं कमा रहे थे। अब क्या हुआ? तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के पेस्टिसाइड्स, तरह तरह के उपकरण, मशीन बनी, और उसका जो एग्रीकल्चर में जो
प्रोडक्शन था वो क्या हुआ, बढ़ा। जब प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद आर्थिक रूप से मजबूत हुआ समाज, और जब आर्थिक रूप से समाज मजबूत हुआ तो क्या हुआ, उसका विकास हुआ। क्या हुआ, उसका विकास हुआ। लेकिन इसके पीछे पीछे, विकास के पीछे पीछे इस साइंस का या इस टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज कर दिया, जैसे कि पेस्टिसाइड, दवाइयाँ इतनी अधिक मात्रा में डालने लगे कि कहीं ना कहीं वो उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या हो रही है, रुकी हुई है मॉलिक्यूल्स उसके, और वो मॉलिक्यूल्स जैसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं तो बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसका रीज़न कहाँ से हो रहा है, विकास की अंधी दौड़ से, टेक्नोलॉजी के अंधाधुंध प्रयोग से। तो लाभ और हानि दोनों बराबर चल रहे हैं, डिपेंड करता है। इसी तरह से मान लिया कि हमारा मेडिकल का क्षेत्र है। मेडिकल के क्षेत्र में पहले क्या होता था कि बीमारी हुई तो वो डायग्नोस नहीं हो पाती थी, और पेशेंट या व्यक्ति को क्या हो जाता, नुकसान हो जाता था बहुत ज़्यादा। अब क्या होता था, डायग्नोस हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी मशीनें बन गई हैं, इतने सारे टेस्ट बन गए हैं, तो वो डायग्नोस हो जाती है। लेकिन कुछ जो इसका मिसयूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वो उसकी आड़ में क्या करते हैं, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे रिपोर्ट्स बनवा देते हैं कि वहाँ उसको क्या होता है, आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है, और टेक्नोलॉजी का वो क्या करते हैं, उसको मिसयूज करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है एंड साइंस है, समाज का को हमेशा उसने आगे ही बढ़ाया है, विकसित ही किया है, बशर्ते कि हम उसका यूज किस रूप में कर रहे हैं। हिरोशिमा नागासाकी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किस रूप में, हानि के रूप में। वेपन्स बने हैं, साइंस ने बनाए, टेक्नोलॉजी से बने, लेकिन उनका यूज किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी उससे किस रूप में प्रभावित होगी, नेगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में। तो इस तरह से जो साइंस है, साइंस या टेक्नोलॉजी समाज को दोनों ही तरह से प्रभावित करती है। प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल बेसिक फोर्सेस इन नेचर। तो प्रकृति में पहले तो देखते हैं क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट है निर्बल या दुर्बल नाभिकीय बल, और ये है आणविक बल या मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो हैं, ये क्या है, प्रकृति में मुख्य रूप से, वैसे तो और भी फोर्स पाए जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग में पाया जाना वाला फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है, तो ये सारे बहुत सारे पाए जाते हैं। लेकिन जो बेसिक रूप से पाए जाते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी दो द्रव्यमान कण है, उनके बीच की दूरी r है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण का बल होता है, और ये होता है F = G m1m2/r²। ये सबसे वीक फोर्स है। कैसा है? वीक फोर्स, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट कह लो, बल्कि वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। कौन सा? वीकेस्ट फोर्स इन
नेचर। गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत चुंबकीय बल, ये क्या होता है, मान लो दो आवेश हैं Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, वो होगा Fs इक्वल टू या F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है नाभिकीय बल। न्यूक्लियनों के बीच, न्यूक्लियनों के बीच लगने वाला बल। न्यूक्लियंस क्या होते हैं, जैसे नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनको जो बांधे रखता है, न्यूक्लियनों को जो बांधे रखता है, वो फोर्स कहलाता है परबल नाभिकीय बल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही बल है। कौन सा बल है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसके बाद है दुर्बल। जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उसमें से क्या होता है, बीटा कण निकलता है। बीटा कण जब निकलता है तो बीटा कण के निकलने के समय जो एक बल लगता है वो बहुत ही क्या होता है, दुर्बल होता है, और उस बल को बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बाद है आणविक बल। जब अणु एक दूसरे से मिलकर पदार्थ बनाते हैं, जैसे जल है, जल के अणु मिले, जल के अणु मिलकर के क्या बना देंगे, पदार्थ बन गया जल। तो ये इन अणुओं के बीच में भी क्या लगता है, बहुत ही वीक बल लगता है, बहुत ही एक दुर्बल बल लगता है, जिसको बोलते हैं आणविक बल। तो इस तरह से प्रकृति में, नेचर में जो बेसिक बल्स पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, अट्रैक्टिव इसका जो है आकर्षण का होता है केवल, और किन्हीं भी दो बड़े द्रव्यमान कणों के बीच में पाए जाते हैं। इसकी ये शर्त है कि ये द्रव्यमान कण क्या होने चाहिए, भारी होने चाहिए, इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन मासेस। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। इसमें किन्हीं भी दो आवेशों के बीच, ये आवेशों के बीच हम ज़्यादा दूरी पर नहीं लगता, ये अल्प दूरी पर लगता है, और ये होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के नाभिक में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके बीच में जो बल लगता है, उनको बांधे रखने के लिए, नाभिक को बांधे रखने के लिए, उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसके बाद दुर्बल। जब रेडियोएक्टिव डीके होता है तो उसमें बीटा कण निकलते हैं, तो उस समय एक बल काम करता है, वो बल कहलाता है दुर्बल नाभिकीय बल। आणविक बल, किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच जो एक बल लगता है, जो उन अणुओं को बांधे रखता है, वो कहलाता है आणविक बल। तो इस तरह से तो प्रकृति में पाए जाते हैं, मूल रूप से इतने बल पाए जाते हैं। इसके बाद है कि भौतिकी में किन नियमों का संरक्षण होता है, यानी कि भौतिकी में संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स। तो मेन जो है, जो मूल रूप से पाए जाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण नियम। नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। नेक्स्ट है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। और
इससे आगे है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, इन्हें जैसे जैसे ये कोर्स में आते रहेंगे इन्हें डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना याद कर लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, आवेश संरक्षण, ये मुख्य रूप से संरक्षण नियम हैं जो भौतिकी में क्या करते होते हैं, यूज होते हैं। इस तरह से पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हमने देखा साइंस क्या है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तार्किक ज्ञान किसी भी विषय का क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसके बाद देखा कि विज्ञान की क्या क्या शाखा, कौन कौन सी शाखाएं हैं। उस शाखा में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम फिजिक्स का कर रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की परिभाषा देखी। उसके बाद डेफिनेशन के बाद देखा है कि किस मेथडोलॉजी के आधार पर कोई नियम बनता है, क्या क्या चरण से उस नियम को बनने में किन किन चरणों पर चलना पड़ता है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आया था कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स सन 1900 तक किस रूप में थी। 1900 तक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स मैक्रो फिजिक्स के रूप में यूज कर रहे थे। नॉलेज डेवलप हुई, अपडेटेड हुए, और 1900 के बाद जो फिजिक्स या भौतिकी जो पढ़ रहे हैं या जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिविटी, सापेक्षता। दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम भौतिकी। इसके बाद हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है। तो साइंस के जितने नियम हैं, सिद्धांत हैं, उन सब को क्या कर दें, उनको मशीनीकरण कर दे उन सिद्धांतों का, और वो सीधे सीधे क्या है, हमारे यानी समाज के उपयोग में आ जाए वो नियम। तो उस प्रविधि को या उस विधि को कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का देखा है कि कैसे समाज पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो समाज को दोनों ही तरह से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों रूपों में टेक्नोलॉजी प्रभावित करती है। डिपेंड करता है कि समाज उसको किस रूप में या कोई व्यक्ति उसको किस रूप में अप्लाई कर रहा है। उसके बाद देखा कि प्रकृति में कितने तरह के मूल बल पाए जाते हैं, कौन सा सबसे प्रबल है, कौन सा सबसे दुर्बल है। भौतिकी में संरक्षण नियम क्या है। तो पहले चैप्टर का जो सार है इसको हम जनरल रूप में पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से शुरू करेंगे।